नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास क्लास को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। तो जितने ऐसे छात्र हैं क्लास के अंदर आ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी परेशानी के। तो फटाफट से मुझे बता दो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी तो आपको नहीं है, क्योंकि आज जो ये सीरीज स्टार्ट हो रही है, मतलब जो कि हो चुकी है, ये आपकी रणभूमि सीरीज की आज दूसरे नंबर की क्लास है। कल जो हमने क्लास ली थी लास्ट टाइम, वो हमने ली थी जितने भी हमारे इंपोर्टेंट आंदोलन हैं उनको लेकर ली थी। और आज जो हम ये क्लास ले रहे हैं, वास्तविकता में ये रणभूमि सीरीज की दूसरे नंबर की क्लास है, जिसके अंदर हम संविधान के अनुच्छेदों की चर्चा करने वाले हैं और जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उन्हीं की चर्चा यहां पर की जाने वाली है। दिस इज डे 2 ऑफ डे 30 और आपसे विनम्र निवेदन यह है कि आप पूरी की पूरी सीरीज से जुड़े रहेंगे, सो दैट कि जब ये सीरीज की क्लास आपके लिए स्टार्ट होकर जब पूरे होंगे ना 30 दिन, तो तब 30वें दिन आप कहीं पे भी मॉक लगा लेना, कहीं पे मतलब कहीं पे भी आप मॉक लगा लेना, आपके क्वेश्चंस 80% सही होंगे। इतना दावा यहां पर सीरीज के द्वारा किया जा रहा है और पूरी जीएस के लिए यह सीरीज संपूर्ण तौर पर पर्याप्त है। अगर आप तैयार हैं तो फटाफट से बता दीजिए, हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, माहौल पूरा बना दिया जाएगा, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? तो एक बार लिख दीजिए यस सर, क्वेश्चंस फेंके जाएं। अच्छा, आज मैं आप लोगों के लिए स्पेशल थियरी भी लेके आया हूं। जिस स्पेशल थियरी की बात इसमें कर दी जाएगी, कुछ ऐसी स्पेशल थियरी होगी जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की चर्चा करेगी डायरेक्टली। ये आपको हमारे टेलीग्राम पर देखने को मिलेगी। अब मैं क्वेश्चन से स्टार्टिंग कर रहा हूं और इसको बीच बीच में हम रिकॉल अप करते रहेंगे, उससे पहले आपको ये फाइल मिल जाएगी। ठीक है, चलिए याद रखना, ये फाइल इसमें पता है क्या, जो इंपोर्टेंट जितने भी आर्टिकल्स हैं आपके, वो अलग से उठा दिए गए कि आर्टिकल 1 क्या, आर्टिकल 2 क्या, आर्टिकल 3 क्या, दोनों लैंग्वेजेस में है। और ये हर एक जहां जहां तक इंपोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो सारे के सारे उठाए गए, उन सब की डेफिनेशन क्लियर की गई है, इनके बारे में बताया गया, हर एक चीज को बताया गया है। ठीक है, कानून के समक्ष समानता, धर्म, जाति, जो इंपोर्टेंट है केवल उनको यहां पर उठाया गया है। लेकिन हम क्या है, हम सीधे तौर पर क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, सीधे तौर पर किसकी बात करेंगे सर? सीधे तौर पर क्वेश्चंस की बात करेंगे। ये लीजिए, क्वेश्चंस आपके स्टार्ट हैं कहां से? आपातकाल वगैरह सब तक है, यहां तक, यहां से आपके क्वेश्चन से स्टार्ट है। थियरी आप डाउनलोड कर देना। थियरी के लिए मैं एक और सीरीज लेकर आ रहा हूं, एक छोटी सी सीरीज, वो 10 मिनट काइंड ऑफ सीरीज लेके आ रहा हूं, जिसका माहौल बन जाएगा। ये लीजिए, क्वेश्चन फेंक के मारेंगे, आंसर कीजिए एक एक सवाल, 1 से लेकर 395 आर्टिकल तक सबकी यहां पे खाल तार दी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं सवालों को। आपके सामने ये आ चुके हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है? देखो, आसान सवाल भी आएंगे, हार्ड भी आएंगे। ये पहले हम आसान से ही शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं कि सर शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 4 या शेड्यूल 10, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दर्श, इसका आंसर आप फटाफट से बताएं, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, आई हैव बीन मिसिंग फ्रॉम अ फ्यू डेज, बट हियर द थिंग इज, फटाफट बताओ। सर विवेक हूं कासगंज से। क्या बात है, क्या बात है। इसका आंसर देखो, सबसे मामूली सवाल है ये क्लास का। देखो, भारत राज्यों का संघ होगा, ये लिखा हुआ आर्टिकल 1 के अंदर। आर्टिकल 1 के अंदर लिखा हुआ इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। 2 आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है? विदेशी भूमि का देश में शामिल होना। अगर विदेशी भूमि जो है वो देश में शामिल होगी तो उसके संदर्भ में विदेशी भूमि का देश में शामिल होना, का देश में आना, ये यहां पर लिखा हुआ है। यहां पर मुझे बताओ आर्टिकल 10 में क्या है, तब तक मैं बताता हूं आर्टिकल 4 में क्या है। आर्टिकल 4 में है, अगर आर्टिकल 1, 2, 3 में परिवर्तन करना है तो जवाब होगा। अगर मैं बात बताऊं, अगर आपको आर्टिकल 1, 2, 3 में संशोधन करना है तो प्रावधान क्या होंगे? में संशोधन के प्रावधान क्या होंगे? संशोधन के प्रावधान क्या होंगे? प्रावधान क्या होंगे, यानी अमेंडमेंट प्रोसीजर क्या होंगे अगर आप आर्टिकल 1, 2, 3 में परिवर्तन करना चाहते हैं? व्हाट आर द अमेंडमेंट प्रोसीजर्स? तो ये आपको देखने को मिलता है। आर्टिकल 10 में क्या है सर? इसमें आपको देखने को मिलता है राइट टू सिटीजनशिप। राइट टू सिटीजनशिप आपको देखने को मिल जाएगा, यानी नागरिकता का अधिकार है। बगैर कारण के आपकी नागरिकता की धज्जियां नहीं उड़ाई जाएंगी, बगैर कारण की नागरिकता को खत्म नहीं किया जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज राइट टू सिटीजनशिप। पेपर में घूम घूम कर पूछ रहा है कि भाई राइट टू सिटीजनशिप कहां है, आप बताएंगे आर्टिकल 10 में। अगर मैं बात करूं नागरिकता को लेकर, आपके संविधान में भाग है, संविधान का भाग 2, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के प्रावधान है। 5 के अंदर है जब भारत का संविधान शुरू हुआ उस समय नागरिकता के प्रावधान क्या थे। 6 में भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। 7 में पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। 8 के अंदर PIO, पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, भारतीय मूल की नागरिकता। 9 के अंदर है विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी। 10 में राइट टू सिटीजनशिप। 11 में कि नागरिकता जितने भी प्रावधान होंगे वो संसद पर निर्भर करेंगे। नागरिकता की धज्जी उड़ा दी, बताओ क्या बात है। 5 मिनट में आपने सारा नागरिकता खत्म कर लिया। आगे हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 क्वेश्चन मार्क से संबंधित है। तो वर्तमान राज्यों के नामों से परिवर्तन, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों से परिवर्तन, नए राज्यों के प्रवेश या उनकी स्थापना, संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र। इसमें बताइए मुझे फटाफट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया। देखो बच्चे, अगर हम बात करें यहां पर एक बेहतरीन तरीके का सवाल आपके सामने देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखो जी, अगर हम बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के बारे में पूछा गया है, वर्तमान राज्यों के नामों में परिवर्तन। सर वर्तमान राज्यों के नामों में परिवर्तन करना है तो आर्टिकल 3 काम करेगा, 2 काम नहीं करेगा। वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन तो भी आर्टिकल 3 काम करेगा, 2 काम नहीं करेगा। नए राज्य का प्रवेश, जी हां ये आर्टिकल 2 का काम है, यही सवाल में पूछा गया है। सी इज द आंसर। संघ के राज्य और नाम क्षेत्र आर्टिकल 1 के अंदर ये लिखा हुआ है और ये चीज शेड्यूल 1 में भी लिखी हुई है, अनुसूची 1 में भी ये बात लिखी हुई है और आर्टिकल 1 में भी ये बात लिखी हुई है। आगे बढ़िए, माहौल बनाया पूरा। ये लीजिए अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्य के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र सीमा में नामों में परिवर्तन संबंधित है? तो इसके बारे में देखो आंसर यहां दिख रहा है थोड़ा सा, तो सीधा आर्टिकल 3 लगा के लिख लेंगे। आर्टिकल 6 में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 5 में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 4 में तो हो चुका है, तो 6 में बताइए क्या लिखा हुआ है। सर 6 में लिखा हुआ है जितने भी ऐसे लोग हैं जो भारत से पाकिस्तान गए हैं और फिर पाकिस्तान से भारत आए हैं, मतलब पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, आए लोगों की नागरिकता, लोगों की नागरिकता, यह आपको देखने को मिलता है 6 में। अच्छा सर ठीक है, और इसके अलावा 5 में क्या देखने को मिलता है सर? संविधान की शुरुआत में नागरिकता, संविधान की शुरुआत में नागरिकता, संविधान के शुरुआत में, संविधान के शुरुआत में नागरिकता, के शुरुआत में नागरिकता, शुरुआत में नागरिकता आपको देखने को मिल जाती है, नागरिकता आपको देखने को मिल जाएगी कि संविधान की शुरुआत में नागरिकता कैसी थी, ये आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। शाबाश शाबाश। पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, बहुत बढ़िया। भारत संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो भारतीय संविधान में नागरिकता से रिलेट करते हैं? फटाफट। हाँ जी, पाकिस्तान, डेट क्या रखी गई थी आर्टिकल 6 के अंदर? 19 जुलाई 1948 डेट रखी गई थी कि अगर कोई 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया तो क्या होगा, बाद में भारत आया तो क्या होगा। ठीक है, चलिए देखो, अगर हम बात करें आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, ये नागरिकता से संबंधित है क्योंकि यही सर जी भाग 2 है, यही सर जी भाग 2 है। आसान सवाल आपके सामने हो जाएगा, वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, आसान सवाल हो जाएगा, एक तरफा आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो जी, अगर हम बात करें 15 से 21 ऐसा कोई क्लॉज नहीं होता, नहीं 25 से 31 कोई क्लॉज होता है, राइट। चलो आगे बात करते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है? ध्यान से याद रखना, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। इसके लिए तिथि का आधारण क्या था? तिथि कितनी थी? तिथि यानी डेट कितनी स्पेसिफाई की गई थी? कैन यू टेल मी व्हाट डेट वाज स्पेसिफाइड? कितनी तारीख निर्धारित की गई थी? बच्चे ये तो सिर्फ एक सामाजिक विचार है डुग्गू, ऐसा कुछ था नहीं, एक सामाजिक विचार है। देखो अगर मैं करेक्ट बात करूं, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता, तो आर्टिकल 6 इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा। आर्टिकल 6 में ये चीज दिखाई जाती है। तिथि थी उसमें 19 जुलाई 1948 जो स्पेसिफाई की गई थी, 19 जुलाई 1948। माउंटबेटन अधिनियम के अंदर ही जो 3 जून प्लान था उसी में इसको स्पेसिफाई कर दिया था। 19 जुलाई 1948 है ये आर्टिकल। अब 7 नहीं होगा, 7 में उल्टा होता है। भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता, भारत से पाक गए लोगों की नागरिकता, भारत से पाक गए लोगों की नागरिकता, इसमें भी डेट थी 1 मार्च 1947। नागरिकता इसमें डेट क्या थी? 1 मार्च 1947। इसमें डेट आपको देखने को मिल जाएगी। 1 मार्च 1947 डेट आपको देखने को मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने है। बताइए कि भाई जी आपसे पूछा यह गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि जो कानून किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत है या उनका अल्पीकरण करते हैं वह असंगति की सीमा तक शून्य होंगे। मतलब if there is a derogation, if there is a derogation in the, if there is a derogation in the articles, it will be मतलब if there is a derogation in the article then it will only on the basis of inconsistency लिखा हुआ है ये। मतलब अगर आपने अपने मौलिक अधिकार के लिए किसी दूसरे के मौलिक अधिकार का हनन कर दिया तो ऐसी परिस्थिति में आपके मौलिक अधिकार खत्म हो जाएंगे। करेक्ट आंसर देखने को मिलता आर्टिकल 13। अच्छा, आर्टिकल 14 में कानून के समक्ष समानता,
कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता है, समक्ष समानता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है। 16 के अंदर है पब्लिक, जितने भी ऑफर्स होते हैं, पब्लिक अपॉर्चुनिटी होती है, अपॉर्चुनिटी के अंदर इक्वलिटी रहनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी में इक्वलिटी रहनी चाहिए। और इसके अलावा 15 के अंदर लिखा हुआ है नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं, नो डिस्क्रिमिनेशन मीनेशन, कोई भेदभाव नहीं। मैं एक आपसे सवाल पूछ लेता हूं, अगर आपको पता है तो बताइएगा, अगर आपको पता है तो बताइएगा। सरकार कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकार के खिलाफ हो। कहां लिखा है? सरकार कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी, सरकार कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी, ऐसा कानून नहीं बनाएगी, नहीं बनाएगी। सरकार कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकार के खिलाफ हो, जो मौलिक अधिकार के खिलाफ हो। हां, जो मौलिक अधिकार के खिलाफ हो, मौलिक अधिकार के खिलाफ हो, अधिकार के खिलाफ हो। मैं आर्टिकल्स का एग्जांपल भी दूंगा के खिलाफ हो। गवर्नमेंट विल नॉट क्रिएट एनी लॉ, एनी आर्टिकल विच इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, के खिलाफ हो, ऐसा हो। अब पूछा जाता है कि सर इसके अंदर ऑप्शंस क्या? ऑप्शन देखो, 32, 226, 12, 13। मुझे आंसर बताइए। सरकार कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी, ठीक है, फटाफट मुझे बताओ, ठीक है। आपके लिए पोल की व्यवस्था कराई जाए, पोल की व्यवस्था, चलिए आप लोगों के लिए पोल की व्यवस्था भी करा दी गई है। जो जो बच्चा क्लास लाइक कर चुका है उसके पोल दिखाई दे रहा होगा। जिस जिसने क्लास को लाइक कर दिया उनके सामने पोल आ चुका है। आप पोल के थ्रू भी आंसर कर सकते हैं। यू कैन आंसर थ्रू द पोल। बताइए, देखो बात को समझिएगा। बात इसमें बहुत क्लियर बताई जाती है कि सरकार भी कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकार के खिलाफ है। यह बात आर्टिकल 13 में लिखी हुई है। आर्टिकल 13 ही इस चीज को जज करता है। 32 और 226 में तो यह है कि सरकार इनकी रक्षा करेगी, निर्माण के बारे में कोई चर्चा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ 13 में की गई है। शाबाश। तो जो जो बच्चा पोल में पार्टिसिपेट कर रहा है, शाबाश, माहौल पूरा वीवी बना दिया है आपने, बढ़िया कर दिया काम। आगे बढ़ते हैं। लीजिए अगला सवाल आपके सामने है। जनता को राज्य के दमनकारी कार्यों से बचाने के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। उन्हें न्यायिक निर्णय भारतीय संविधान के द्वारा परिभाषित राज्य शब्द के दायरे का विस्तार करते हैं। तो आपसे ये बताना है कि भैया फंडामेंटल राइट्स के अंदर अगर हम बात करें कि भैया राज्य शब्द की परिभाषा, अब यहां पे समझना, ये समझने वाली बात है, ठीक है, ये समझने वाली बात है कि यहां पर है कि जनता को राज्य के दमनकारी कार्यों से बचाने के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। उन्हें न्यायिक निर्णय भारतीय संविधान के किस के द्वारा परिभाषित राज्य शब्द में मिलता है। इसमें राज्य शब्द की परिभाषा पूछी है। ये शुरुआत वाली जो लाइन है ना, गारंटी देता है, ये जो गारंटी मिली है बाबू, गारंटी तक ही होता तो ये आर्टिकल 32 हो जाता या आर्टिकल 226 हो जाता, क्योंकि गारंटी मिलना ये आर्टिकल 32 और 226 में है। बट इसने बात को घुमा दिया। इसने आपसे क्या पूछ लिया कि राज्य शब्द की परिभाषा कहां पे है। लैंग्वेज को यहां पे आपको मतलब अलग अलग करना था। लैंग्वेज को अगर आप अलग अलग करेंगे तो पता लगेगा आर्टिकल 12 आंसर है। 14 में कानून के समक्ष समानता, 13 के अंदर अगर असंगत होते हैं मौलिक अधिकार तो उनमें अल्पीकरण होगा, और 15 में लिखा हुआ है कि भैया कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। आगे लीजिए अगला सवाल। भारत के संविधान का निर्माण में कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य को परिभाषित करता है? जैसे हमने बात की, आर्टिकल 12 परिभाषित करता है। 16 में क्या लिखा हुआ है सर? सरकारी अवसर की समानताएं, जो भी सरकारी नौकरी है तो सरकारी अवसर की समानताएं होंगी, अवसर की समानताएं देखने को मिल जाएंगी, समानताएं आपको देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट है 22 में क्या है सर? गिरफ्तारी के संरक्षण, गिरफ्तारी के संरक्षण है यहां पर, गिरफ्तारी संरक्षण आपको देखने को मिल जाएंगे, गिरफ्तारी के संरक्षण देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आर्टिकल 18 में क्या है सर? एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, एबोल्यूशन ऑफ टाइटल, एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स का मतलब क्या होता है? उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत आपको देखने को मिल जाएगा कि आपके जितने भी टाइटल्स हैं वो सब रद्द कर दिए जाएंगे, उपाधि हो जाएंगी, ठीक है। चलिए फिर आर्टिकल 16 में अपवाद है। अपवाद सब आर्टिकल्स में है। अपवाद 12 में भी है, 13 में भी है, 14 में भी है, 15 में भी है, 16 में भी है, ठीक है। चलो वो हर जगह है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किस आर्टिकल में मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या उनके अल्पीकरण करने वाले कानूनों का उल्लेख है? बताइए।
इसके अलावा मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूं साथ में ही, कहां यह किस आर्टिकल में कहा गया, यह किस अनुच्छेद में कहा गया, यह किस अनुच्छेद में कहा गया, यह किस अनुच्छेद में कहा गया कि पर्सनल लॉज यानी धार्मिक कानून मौलिक अधिकार से अधिक है, मौलिक अधिकार से अधिक है, मौलिक अधिकार से अधिक है, अधिकार से ज्यादा है। ये कहां क्या कहा गया? पर्सनल लॉज का मतलब होता है कानून जो आपको धर्म के बेसिस पर मिलते हैं। देखो इस सवाल का जवाब तो हो गया 13, क्योंकि अभी हमने इसको 2-3 बार आपको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन ये मैंने पूछा कि यह किस अनुच्छेद में कहा गया है कि पर्सनल लॉज मौलिक अधिकार से ज्यादा है। ये कहां कहा गया है? पर्सनल लॉज आर मोर इंपोर्टेंट देन योर फंडामेंटल राइट्स, दीज आर ऑल्सो अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ आर्टिकल 13। दोनों के आंसर 13 होंगे, 13 ही 13 आंसर हैं, ठीक है, याद रखना। सक्सेना साहब ये लीजिए, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है कि समानता का अधिकार सबके लिए है? समानता का अधिकार सबके लिए है, फटाफट बताइए। समानता का अधिकार सबके लिए है, ये कहां पर है? फटाफट। 21 में ऐसा कुछ नहीं कहा गया पर्सनल लॉज। अरे पर्सनल लॉज का मतलब, अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं बच्चे, पर्सनल लॉज आप कुछ और समझ रहे हो। वो पर्सनल लिबर्टी है, वो पर्सनल लिबर्टी है, पर्सनल लिबर्टी, जो पर्सनल लिबर्टी है वो अलग है। पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 में है, निजी स्वतंत्रता होती है वो, निजी स्वतंत्रता, स्वतंत्रता होती है वो। मैं निजी स्वतंत्रता नहीं पूछा था, पर्सनल लॉज होते हैं धार्मिक कानून। अब मैंने यहां पर पूछा कि भाई कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो बात करता है इक्वालिटी के बारे में कि समानता रहेगी? क्या 1922 है, 23-24 है, 25 से 28 है, कौन सा है? देखो बच्चे, समानता के अधिकार की बात कर रहा है, 1922 देखने को मिलता है स्वतंत्रता, ये आपका है स्वतंत्रता की बात करता है, यानी फ्रीडम की बात करता है कि फ्रीडम आर्टिकल्स यहां पर हैं। ओके सर। 23-24 सर शोषण के विरुद्ध आर्टिकल्स हैं। कौन से हैं सर? जो शोषण के विरुद्ध आर्टिकल्स हैं वो आपको यहां देखने को मिलते हैं, शोषण के विरुद्ध यानी अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण विरुद्ध आर्टिकल्स आपके यहां देखने को मिलते हैं। ओके। 25 से 28 जो है धार्मिक है जी, धार्मिक रिलीजियस आर्टिकल्स हैं यहां पर, और 14 से 18 इक्वालिटी यानी समानता की बात की गई है। ये लीजिए 14 से 18, ठीक है, ये तो बहुत आसान हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध, यस यस यस। इसमें आपको पूछा जाए अगर माइनॉरिटी राइट्स कहां पर हैं, माइनॉरिटी राइट्स कहां पर हैं बताइए, माइनॉरिटी राइट्स कहां पर हैं? अच्छा एक सीजीएल का सवाल पूछ लूंगा आपसे। देखो आप जिस लेवल की तैयारी आप यहां पर कर रहे हैं, आपके लिए सीजीएल कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हैं, आपके लिए सीजीएल कोई मायने नहीं रखता। आप सीजीएल में जाके भी सिस्टम हैंग कर देंगे, जीएस के सेक्शन में आप सीजीएल में भी मात नहीं खाएंगे, ठीक है। जिस लेवल पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, ठीक है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, आप मुझे बताइए माइनॉरिटी राइट्स यानी अल्पसंख्यक जो है इनका आधार क्या है? अल्पसंख्यकों का आधार क्या है? अल्पसंख्यक किस आधार पर है? किस आधार पर, किस आधार पर अल्पसंख्यक है? किस आधार पर अल्पसंख्यक है? मतलब देखो अल्पसंख्यक का मतलब होता है संख्या में कम होना, तो उसका बेस आपको बताना, बेस क्या है उसका। 29 और 30 आर्टिकल के अंदर जो माइनॉरिटी राइट्स आपके दिए गए हैं 29 और 30 में, आप मुझे बस ये बता दीजिए कि इसका बेस क्या है, ये किस आधार पर माइनॉरिटी है, किस आधार पर माइनॉरिटी है, ठीक है। चलिए हाँ जी बिल्कुल। अरे अब है भाई टेंशन फ्री रहो कति। मैंने आपसे पूछा कि भाई किस आधार पर आपको ये देखने को मिलते हैं, तो ये केवल 2 बेसिस पर है, एक है रिलीजियस बेसिस और एक है लिंग्विस्टिक बेसिस, इसके अलावा कुछ नहीं। यानी कि धार्मिक और भाषाई, यानी रिलीजियस और लैंग्विस्टिक, धार्मिक और भाषाई, धार्मिक और भाषाई यानी लैंग्विस्टिक। ये सवाल सीजीएल में आया था, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस बेसिस, दीज टू आर बेसिस, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस बेसिस। बाबू 2 ही है, कल्चरल बेसिस नहीं होता, कहने की बात यह है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है? ये देखो आसान सवाल है, मुझे बताइए कहां से लिया गया है, कहां से यह प्रावधान लिया गया है, कहां से यह प्रावधान लिया गया, प्रावधान लिया है, लिया है, फटाफट मुझे बताइए, ठीक है। नेक तेरी गानी दिखा दी नहीं तू थक दी, बढ़िया, ये लिख रहा है एक बच्चा क्लास में। थैंक यू शर्मा जी, प्रदीप शर्मा, थैंक यू मेरे भाई, ठीक है। पीडीएफ इसका तुरंत मिल जाएगा, इसका आपको आर्टिकल पीडीएफ में मिल जाएगा शुरुआत में। सर दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम ब्रिटेन, ये ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है भाई जी। और करेक्ट आंसर की बात करूं तो इसका आंसर हो जाएगा 14।
23 के अंदर क्या लिखा हुआ है? 23 के अंदर लिखा हुआ है बलात्श्रम पर बलात्श्रम पर रोक होगा। बलात्श्रम, मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी पर रोक। मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी पर रोक। मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी पर मजदूरी पर रोक। मजदूरी पर रोक देखने को मिल जाएगी आपको, ठीक है, याद रखना। फोर्स्ड लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सब प्रोहिबिट होंगी, ये सब की सब चीजें प्रोहिबिट होंगी, ठीक है। फोर्स्ड लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सब प्रोहिबिट होंगी। 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है। 36 के अंदर क्या है? डीपीएसपी की डेफिनेशन है, डीपीएसपी की डेफिनेशन है, डीपीएसपी के बारे में चर्चा है और इसके एप्लीकेशंस की बात की गई है। एप्लीकेशन ऑफ स्टेट, एप्लीकेशन ओवर स्टेट, एप्लीकेशन ओवर स्टेट। एक राज्य के ऊपर जब अपन इसको लागू करेंगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, एक राज्य पे इसको लागू करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल। भारत के संविधान को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा? सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज डिफरेंट है लेकिन ऑप्शंस अलग हैं। करेक्ट आंसर होगा 14। 44 में आपको देखने को मिलता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको देखने को मिल जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको देखने को मिल जाएगा, सिविल कोड आपको देखने को मिल जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या देखने को मिल जाएगा भाई जी? यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें आर्टिकल 32 के अंदर आपको रिट देखने को मिलती है। रिट के प्रकार होते हैं 5 रिट देखने को मिलते हैं। रिट के प्रकार होते हैं 5 टाइप्स होते हैं रिट्स के। रिट्स के टाइप कितने होते हैं? 5 होते हैं। क्यू वारंटो, हिबिस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, मैंडेमस और सैरिटोररी, राइट, ये आपको देखने को मिल जाते हैं। 16 के अंदर वही आपको देखने को मिलता है आपको कि भाई जो भी अपॉर्चुनिटी होंगी, पब्लिक अपॉर्चुनिटी, उन सब के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, इक्वलिटी रहेगी, ठीक है, याद रखिए। आपसे अगला सवाल पूछा गया है, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्टोरेंट, सड़क या सार्वजनिक स्थान पे उपयोग करने का अधिकार है? बहुत बढ़िया सवाल है। अच्छा, अरे मुझे देना जरा एक बार, इस सवाल का जवाब दो। बहुत जोर का सवाल आपको देखने को मिल रहा है। ये बेसिकली एक तरीके से आपका एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन के तौर पर आता है। इसके बारे में मुझे चर्चा करके बताइए। ये कराए जाने के पीछे का कारण यही है, काफी सारे बच्चों का कहना था कि सर जी इस तरीके से सब पार्ट्स भी आ रहे हैं आर्टिकल्स के, ठीक है। 500 लाइक तो तुरंत हो जानी चाहिए भाई, ये मान लो अगली 5 मिनट में 500 लाइक चाहिए। आगे बढ़िए। अगर हम बात करें यहां पर तो आपको पता लगेगा कि इसका आंसर सी बता रहे हैं आप। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सरकार महिला के लिए, महिला व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। महिला व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है, बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है, कहां लिखा है? विशेष प्रावधान कर सकती है, कहां लिखा है? ऑन द बेसिस ऑफ, ये किसके बेसिस पर है? मैं जॉब के बेसिस पर नहीं कह रहा हूं, जॉब के बेसिस पर अलग होगा, ठीक है। अच्छा, ये 2 आर्टिकल्स में आ सकता है, 2 आर्टिकल्स में ही आ सकता है। इसके अलावा 2 दुर्बल वर्ग हैं, दुर्बल वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं, विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं, विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। दुर्बल वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। स्पेशल प्रोविजन फॉर वीकन क्लासेस, स्पेशल प्रोविजन फॉर वीकन क्लासेस, स्पेशल प्रोविजन फॉर वीकन क्लासेस, वीकन क्लासेस, ये भी 2 आर्टिकल्स में आ सकते हैं, ये 2 आर्टिकल में आ सकते हैं। वीकन क्लासेस कौन सी होंगी? SC, ST, OBC, BC, EWS, ये सब, इन सब के बारे में बताओ। देखो, इस सवाल का जवाब होगा कि कोई भी रेस्टोरेंट, सड़क या सार्वजनिक स्थान का प्रयोग कर सकता है। 15 के 2 में ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। 14 का 2 कोई ऐसा स्पेसिफिक आर्टिकल नहीं है। 16 के 1 में बताया गया सरकारी नौकरी के अवसर में समानता। देखो भाई जी, सरकार महिला व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। अगर मैं करूं भेदभाव के बेसिस पर करूं तो आर्टिकल हो जाएगा 15 का 3। अगर मैं कहूं कि जॉब्स अपॉर्चुनिटी की बात करूं कि महिलाओं की मेरिट कम लगती है, मतलब महिलाओं को कई बार क्या होता है कि कुछ स्थान पे वो जा रही हैं, फीमेल्स हैं, कुछ स्थान पे वो जा रही हैं, वहां जॉब्स की बात है तो महिला को प्रेफरेंस दे दिया। ये आपको देखने को मिलता है 15 के 16 के किसमें? 16 के 3 में फीमेल्स को जॉब मिल जा रही है, यानी मेरिट कम जा रही है फीमेल्स की। देखा ना, अभी मेरिट गई आपकी, किस चीज की मेरिट गई? सर जी वो मेरिट नहीं गई थी अभी, आरपीएफ कांस्टेबल की मेरिट गई थी, लड़कियों की कम गई है, हमेशा ही जाती है। हाँ, वो किसकी वजह से जाती है? 16 की 3 की वजह से। सर
एससी की मेरिट नीचे जाती है, किसकी वजह से जाती है? लाडले वो दुर्बल वर्गों के लिए विशेष प्रावधान होते हैं, ये आपको 16 के 4 में देखने को मिलते हैं। अगर जॉब्स की बात आएगी तो एससी एसटीओ की मेरिट कम जाती है 16 के 4 की वजह से। क्या शुरुआत में था? नहीं था, 1951 में ऐड हुआ। 15 के 4 में अगर हम देखें कि स्पेशल प्रोविजन हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक तौर पर विभेद बचाने के लिए, कि सामाजिक तौर पर उनको कोई नीचा ना कहे, कोई मतलब और प्रोविजन जो है आपको देखने को मिल जाए, तो ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, सवाल का जवाब मुझे दीजिए। पूछा है कि भारत के अंतर्गत राज्य किसी भी नागरिक के साथ मूलवंश, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। धर्म, जाति, धर्म, धर्म रेस के साथ लिख रखा है, ये क्या लिख रखा है? धर्म, जाति या जेंडर या जन्म स्थान, इसके विभेद पर मतलब विभेद पर कोई भी द्वेष नहीं रखेगा। ये 15 में कहा गई ये बात। 23 के अंदर क्या बताया गया? मैंने बताया मानव तस्करी वगैरह पर रोक होगी। 14 में समानता का अधिकार है। 19 के अंदर इक्वालिटी है, सिर्फ ये। ओके, आसान सवाल है, आसान आ रहे हैं, अभी धीरे धीरे आएंगे, सवालों के लेवल बढ़ेंगे। अवसर की समानता नागरिकों को मिलेगी। पिछड़े वर्गों के लिए उचित वर्गीकरण और प्रावधान शामिल है। तो ये 16 के 4 में है, सब क्लॉज नहीं लिखी हुई है, 16 का 4 होगा, 16 का 4 होगा। विदेशों में भी आप उपाधि धारण नहीं कर सकते। विदेशों में उपाधि धारण करने पर रोक, विदेशों में उपाधि धारण करने पर रोक। उपाधि धारण पर रोक कहां लिखा हुआ है? धारण पर रोक है। अब विदेशों में भी उपाधि धारण नहीं कर सकते, ये लिखा हुआ है सर 18 के 2 में। यू कैन नॉट एक्सेप्ट द टाइटल इन फॉरेन एज वेल। आप फॉरेन में जाके भी इसको नहीं देख सकते, वो 18 के 2 में है। 17 है छुआछूत का उन्मूलन। कहते थे ना लोग के मुझे छू दिया तो मैं अशुद्ध हो जाऊंगा, पानी को छू दिया पानी अशुद्ध हो जाएगा, वो सब चीज आपके 17 के 1 में है। ठीक है, 19 के अंदर आपको कई सारे भाग देखने को मिलते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर 19 किस से रिलेटेड आपका है कि सर जी यहां पर नवीन जिंदल केस किस चीज से रिलेटेड है? आपका 19 का पहले का ए देखने को मिलता है, फर्स्ट का ए देखने को मिलता है। इसमें बहुत सारी बातें हैं, जैसे प्रेस स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता आपको देखने को मिलती है। ठीक है, बोलने का अधिकार है, बोलने का अधिकार आपका है, बोलने का अधिकार, बोलने का अधिकार आपको है। चुप रहने का अधिकार है, चुप रहना। जानना, जानने का अधिकार आपका है। और आप ये मुझे बताइए नवीन जिंदल का केस किस चीज का है? एक केस आया था नवीन जिंदल का केस। नवीन जिंदल का केस कब का था? 2004 का था। तो वो किस चीज से रिलेट करता है? नवीन जिंदल का केस, नवीन जिंदल का केस आया था सर झंडे से रिलेट करता है। बहुत बढ़िया। ये आपका किससे रिलेट करता है? फ्लैग होइस्ट से रिलेट करता है। फ्लैग होइस्ट से रिलेट करता है कि फ्लैग होइस्टिंग जो है वो भाई साहब नवीन जिंदल केस से रिलेट करेगी। तो कृपया करके याद रखना, फ्लैग होइस्टिंग रिलेटेड टू नवीन जिंदल। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट अगला सवाल आपके सामने देखने को मिल रहा है आपको, बहुत, फ्लैग होइस्ट का मतलब है ध्वज फहराना, ध्वज फहराना। ठीक है, फ्लैग रिलेटेड है। पूछा यह जा रहा है भारत संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन से विषयों में अवसर में समानता का अधिकार से संबंधित है? लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता है, यानी पब्लिक अफेयर्स जो आपको देखने को मिलते हैं, पब्लिक अफेयर्स आपको देखने को मिलते हैं, इसके अंदर समानता रहेगी, पूरी तरीके से इसके अंदर समानता देखने को मिल जाएगी। तो इसके बारे में मुझे बताइए, लोक नियोजन में अवसर की समानता। हर एक सवाल जहां से ज्यादा आ रहा है उसके ऊपर पूरी बात की जाएगी। तो लोक नियोजन में अवसर की समानता 16, बाकियों के बारे में काफी बात हो चुकी है, तो क्लास को आगे भी बढ़ाना है। भारत संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्य के अधीन नियोजन के मामले में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करेगा? सेम आ गया है, रिपीट हो गया है, 16 ही होगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि आरक्षण जैसी नीतियां समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है? मुझे बताएं, आरक्षण जैसी जो नीतियां हैं वह किसी भी प्रकार से समानता के अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। ये बहुत बढ़िया सवाल आपको देखने को मिलता है, विच आर्टिकल क्वालिफाई। ये एक अच्छा आर्टिकल आपको देखने को मिलता है, सीधे तौर पर इसके बारे में याद रखेंगे। Which article of Constitution clarify that the policies like reservation do not violate the right of equality? फटाफट बताइए, ये कहां पे लिखा हुआ है? ये आपका कहां पे लिखा हुआ है? फटाफट मुझे बताइए, ये आपको कहां पर देखने को मिल जाएगा? बिना परेशानी के बताइए।
फटाफट। यानी मैं पीछे बता चुका हूं ये सवाल, इस पे भी आप अटक रहे हो तो ये गलत बात है। एक कह रहा 15 का 2, अरे 15 का 2 तो सार्वजनिक यूजेज के लिए सब यूज कर सकते थे ना, सार्वजनिक यूज। ये 16 का 4 है बेसिकली। दरअसल इसमें आरक्षण जैसी नीतियां हैं वो उल्लंघन नहीं है, 16 के 4 में बताई गई है, क्योंकि इसी के अंदर तो इसका एक्सप्लेनेशन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन से मुद्दे भारत संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा रद्द कर दिए गए? सर जितने भी ऐसे मुद्दे थे जो अनटचेबिलिटी से रिलेट करते थे वो सब के सब खत्म कर दिए गए अनटचेबिलिटी से। आर्टिकल 17 के थ्रू क्या किया गया? अनटचेबिलिटी के मुद्दों को रद्द कर दिया गया। सर स्लेवरी वगैरह जो चीजें होती है किसके थ्रू रद्द कर दी जाती है? स्लेवरी के लिए बताइए, स्लेवरी के लिए आर्टिकल कौन सा है? व्हाट डू यू मेंट बाई कि भाई सर स्लेवरी को कब खत्म किया गया? स्लेवरी से रिलेटेड आर्टिकल है आपका 23। आर्टिकल 23 स्लेवरी को प्रोहिबिट करता है कि आप स्लेवरी नहीं करेंगे। अच्छा, स्लेवरी का मतलब आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, मनुष्य का खरीदा और बेचा जाना ही स्लेवरी होता है। मनुष्य का खरीदा और बेचा जाना ही स्लेवरी होता है। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी? आर्टिकल 17 है। जो छोड़ दो इस, जो मतलब एकदम तुरंत, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सैन्य या अकादमिक विशिष्टियों को छोड़कर भारतीय के द्वारा अधिक उपाधि प्रदान किए जाने को निषेध करता है? मतलब आप केवल 2 प्रकार की उपाधियां ले सकते हैं, एक डॉक्टरेट की और एक मिलिट्री की। यानी एक्सेप्शन बात की जा रही है, एक्सेप्शन आपको देखने को मिलता है, एक्सेप्शन इन टाइटल्स। आप 2 प्रकार के टाइटल्स ही एक्सेप्ट कर सकते हैं, और वो किस किस प्रकार के होंगे सर जी? आपको एक देखने को मिलता है आर्टिकल जो देखने को मिलता है हमें डॉक्टरेट में, डॉक्टरेट की उपाधियों में देखने को मिलता है, और आपको हमें दूसरा देखने को मिलता है मिलिट्री के अंदर। मिलिट्री के अंदर आपको देखने को मिलता है डॉक्टरेट में और मिलिट्री में। डॉक्टरेट में देखने को मिलता है जो हमें पढ़ाई लिखाई का होता है, जैसे पीएचडी के हमें देखने को मिलते हैं, पीएचडी के देखने को मिलते हैं, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी के देखने को मिलते हैं पीएचडी, और यहां देखने को मिलते हैं मिलिट्री के अंदर सीनियर देखने को मिलते हैं। जैसे हम बात करें तो सीनियर की अगर हम बात करें तो सर बहुत तगड़े आर्टिकल हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कर्नल है, मेजर है, ये सब के सब। ये कहां पे रिलेट करेंगे सर जी? ये रिलेट करेंगे हमारे 18 के पहले में। ठीक है, 20 में क्या है सर? ये है 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अगर कोई दोषी ठहरा दिया गया तो क्या होगा? 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्धि कन्विक्शन, 2 सिद्धि संबंध में संरक्षण, 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण, के संबंध में संरक्षण देखने को मिल जाएगा। में संरक्षण आपको देखने को मिल जाएगा, 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा यहां पर। ठीक है, तो राइट्स रिलेटेड टू कन्विक्शन, राइट्स रिलेटेड टू कन्विक्शन, कन्विक्शन से रिलेटेड आपको देखने को मिल जाएंगे राइट्स रिलेटेड टू कन्विक्शन। बेहतरीन, आगे बढ़ते हैं। अगला आपको देखने को मिलेगा संविधान में कौन सा उपाधियों को प्रदान करने से रोकता है? उपाधियों का अंत है 18 में देखने को मिलता है, उपाधियों का अंत 18 में देखने को मिल जाएगा बाबू, उपाधियों का अंत। ठीक है, चलिए सर 2 सिद्धि क्या होती है? मतलब किसी को दोषी ठहरा दिया गया हो। जैसे पहला होता है कि किसी व्यक्ति को सजा तभी मिलेगी जब उसने अपराध किया हो, उसी हिसाब से मिलेगी जिस समय उसने अपराध किया हुआ है। दूसरा है एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं। तीसरा है आपको आपके ही विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। भारत संविधान के अनुच्छेद 19 में क्या देखने को मिलता है सर? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हमें पता लगता है आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 32 में पता लगता है। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन हमें पता लगता है 21A में। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम 19 में देखने को मिलता है। राइट टू इंफॉर्मेशन हमें कहां देखने को मिलता है सर? ये 19 में ही देखने को मिलता है। तो पूछा 19 में से किस विचार से संबंधित है? देखो अब सूचना का अधिकार जो है वो मिलते दोनों 19 में ही है, हम दोनों के साथ जा सकते हैं, ये सूचना के अधिकार के साथ भी इसमें, लेकिन स्पेसिफिक किसके साथ जाएंगे? स्वतंत्रता के अधिकार के साथ। जहां हम राइट टू इंफॉर्मेशन के साथ भी सकते हैं, लेकिन दोनों में से ज्यादा बेहतर कौन सा है? वो यही है। ठीक है, दोनों में से जो ज्यादा बेहतर है वो यही है, याद रखना। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं फटाफट से। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सहकारी समितियों के गठन की बात की गई है? सहकारी समितियों के गठन की बात की गई है, फटाफट बताइए वो किस में बात की गई है? सहकारी समितियों के गठन की। तो फटाफट आप बताएंगे सर जी सहकारी समितियों के गठन की बात किस में की गई है? काफी आसान हो जाएगा, शुरुआत में नहीं थी। आप मुझे बताइए इसमें संशोधन कौन सा देखने को मिला था? देखो जी संशोधन की बात करते हो, अमेंडमेंट कौन सा हुआ था? अमेंडमेंट आपका कौन सा हुआ था उसकी भी चर्चा कर देते हैं। सर 97वां संशोधन था, 97 संशोधन था, 2011 में देखने को मिला। ठीक है सर, 97 संशोधन था, 2011 में हुआ था। इसी के थ्रू आपसे कहा गया सहकारी समिति कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, चलिए सहकारी समिति कोऑपरेटिव सोसाइटी।
ओके चलो, तो इसके अंदर हमें बात करनी है 19 फर्स्ट के सी के अंदर। 19 फर्स्ट के सी में हमें देखने को मिलती है सहकारी समिति। क्यों? क्योंकि 19 फर्स्ट के डी में हमें क्या देखने को मिलता है सर? 19 फर्स्ट के डी में अगर अपन जाएंगे तो हमें पता लगेगा देश में कहीं भी घूमने का, विचरण करने का अधिकार, विचरण करने का अधिकार, विचरण यानी रोम यानी घूमना, घूमने का अधिकार होता है, घूमने का अधिकार होता है, घूमने का अधिकार है। बी के अंदर क्या है सर? कहीं पर भी इकट्ठा होने का, एकत्र होने का अधिकार है, एकत्र का। 19 फर्स्ट के ए में क्या है सर? इसमें वाक व अभिव्यक्ति, आप कुछ भी बोल सकते, कुछ भी कह सकते, वो आपको यहां देखने को मिल जाता है। इसके बारे में यहां पर बात की गई है, इसके बारे में आपसे यहां पर बात की गई है, उसको थोड़ा सा आपको याद रखना होता है, बिना परेशानी के उसको याद रखेंगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी आ रही होगी। जैसे नोट हो जाएगा तुरंत बताएंगे, फटाफट से आप बताएंगे, बेहतरीन, एकदम बेहतरीन आपको देखने को मिल जाएगा, फटाफट से याद रखिए। आगे हम बात करते हैं। ये रहा अगला सवाल आपका। अगला सवाल देखिए, भारत के किस अनुच्छेद के तहत नागरिक को कोई भी आजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता है? वो जो चाहे, जौन सा चाहे, कौन सा काम कर सकता है, मतलब जो वो चाहे वही कर सकता है। ठीक है, फटाफट से बताओ क्या इसके अंदर आंसर होगा आपका, क्या आंसर इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है? फटाफट बताइए, फटाफट आप बताइए क्या इसमें आपको आंसर देखने को मिल जाता है। देखो बहुत ध्यान से देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को कोई भी आजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता है? ये 19 फर्स्ट के जी में है। ठीक है, 19 फर्स्ट के जी में आपको देखने को मिलती है, 19 फर्स्ट के जी में है। अब मैं बहुत क्रूशली डेप्थ में जाके सवाल पूछने वाला हूं। 20 के सी में क्या लिखा हुआ है, 22 के बी में क्या लिखा हुआ है, 21 में बताया जीने का अधिकार, पसंद की शादी, मनपसंद तरीके से सोना, ये सब जो आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे प्राइवेसी राइट आपके यहीं पर है, प्राइवेसी राइट्स आपके यहीं पर है, राइट्स आपके यहीं पर है। और भाई जी आपको देखने को मिलता है 20 का सी, ये क्या होता है बताइए? 20 का सी होता है आपको आत्म अभिशंसा का अधिकार होगा, आत्म अभिशंसा का अधिकार, इसको आत्म अभिशंसा बोलते हैं, आत्म अभिशंसा का अधिकार, शंसा का अधिकार, आत्म अभिशंसा। यानी आपको आपके विरुद्ध साक्ष्य के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, आपको आपके विरुद्ध साक्ष्य के लिए, आपके विरुद्ध साक्ष्य के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, साक्ष्य के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, बाध्य नहीं किया जाएगा, बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा 22 के बी के अंदर क्या लिखा हुआ है? पसंद की विधिक सहायता, पसंद की विधिक सहायता आपको देखने को मिल जाएगी, विधिक सहायता आपको देखने को मिल जाएगी, पसंद की विधिक सहायता आपको देखने को मिल जाएगी। लीगल एड ऑफ चॉइस आपको देखने को मिल जाती है, लीगल एड ऑफ चॉइस, फटाफट याद रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर कहां चले गए? अरे गया नहीं था पर मिला, गया कहीं नहीं था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है? दोहरे दंड का मतलब क्या होता है? एक ही अपराध के लिए आपको 2 बार सजा नहीं मिलेगी, तो इसके बारे में मुझे बताइए। ठीक है, अरे लापता कहीं नहीं हुआ था, एक थोड़ा सा मैटर हो गया था, उसको सुलटाया है। मैं वही हूं, जब मैटर हो जाता है तो बुलाया जाता है। ठीक है, चलो बताइए। देखो 21 के 2 में क्या लिखा हुआ है? सर ये केवल आपकी राइट ऑफ लिबर्टी के बारे में ही बात करता है, इसके अंदर अलग अलग प्रकार के प्रावधान है वो बताए गए। 22 का 2 जो है ये आपको फ्री लीगल एडवाइस दिलाता है। 20 का 2 जो है ये हमें बात करता है कि भाई जी देखो, आपको दोहरे दंड से बचाया जाएगा, आपको एक बार अगर सजा मिल गई तो दोबारा नहीं मिलेगी। ये 20 का बी है बच्चे। ठीक है, 19 का एक वही है, वाक व अभिव्यक्ति की आजादी।
सरकार भारतीय संविधान के तहत श्रमिकों के लिए मानव गरिमा के अनुकूल जीवन को सुरक्षित करने के अधिनियम, सामाजिक कल्याण और श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कार्य करेगी। ये आपको कहां देखने को मिलता है? ये बहुत जोर का है, इतना बढ़िया आर्टिकल है ना। इसके लिए अगर हम बात करें कि इसके लिए डीपीएसपी कौन सा है, इसके लिए डीपीएसपी भी काम करता है, इसके लिए फंडामेंटल राइट भी काम करता है। अगर फंडामेंटल राइट की बात करूंगा तो वो काम करेगा 21 के तहत, फंडामेंटल राइट काम करेगा 21 के तहत, डीपीएसपी काम करेगी 42 के तहत, आर्टिकल 42 के तहत। तो आर्टिकल 42 भी इसका आंसर है, आर्टिकल आपका 21 भी इसका आंसर है। लेकिन आर्टिकल 21 किसके लिए बात करता है? वो केवल और केवल बात करता है फंडामेंटल राइट्स के बेसिस पर। 21 गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार की बात की गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये लीजिए अगला सवाल, संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा? कहने की बात क्या हुई? Which article of Constitution declare that no person shall be deprived of their life or personal liberty except according to the procedure established by law? सर ये भी आपको कहां देखने को मिलता है? आर्टिकल 21 में आपको ये देखने को मिलता है। सेम चीज आपको पता लगती है आर्टिकल 21 में बताई गई है, सेम चीज आपको पता लगती है आर्टिकल 21 के अंतर्गत यह बताई गई है। तो इसके बारे में भी ताबड़तोड़ और भौकाल तरीके से याद रखना, हमें याद रखना पड़ता है। ठीक है सर जी, आगे बढ़ते हैं। हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें पता लगता है कि सिर्फ भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A को किस वर्ष समावेशित किया गया था? बताओ। अच्छा एक बात और समझना, आप मुझे ये बताइए कौन से अधिकार कभी खत्म नहीं होंगे? कौन से अधिकार गैर निलंबनकारी हैं, गैर निलंबनकारी हैं? कौन से ऐसे राइट्स है विच आर नॉन सस्पेंशन बेस्ड? नॉन सस्पेंशन बेस्ड आर्टिकल कौन से हैं? नॉन सस्पेंशन बेस्ड आर्टिकल कौन से हैं? नॉन सस्पेंशन बेस्ड आर्टिकल कौन से हैं? नॉन सस्पेंशन बेस्ड, कि भैया नॉन सस्पेंशन बेस्ड आर्टिकल कौन से हैं ये पूछा जा रहा है। मैंने जो कभी आपके निलंबित नहीं हो सकते उनके बारे में चर्चा की जा रही है, फटाफट बताओ। सर अगर हम बात करें, ये तो ऐड किया गया 2002 में, क्या भला 21 है? इसमें क्या शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री शिक्षा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री शिक्षा देखने को मिल जाएगी, फ्री शिक्षा मिलती है बच्चों को, फ्री शिक्षा। ठीक है, यहां पे हमें पता लगता है कि कौन से अधिकार गैर निलंबनकारी हैं, नॉन सस्पेंशन बेस्ड हैं। सर 21 और 20 ये कभी रद्द नहीं हो सकते, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 359 में कि भाई जी ये कभी रद्द नहीं होंगे। 358 में लिखा हुआ है 19 और 22 कभी भी रद्द किए जा सकते इमरजेंसी लगते ही। आगे बढ़िए, भारत संविधान के अनुच्छेद 22 में किससे संबंधित है? जीवन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जो है निवारण संबंधी है, प्रिवेंशन डिटेंशन है, या दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है? बताओ, फटाफट बताइए। 86वें संविधान संशोधन 2002, हाँ जी, ये माहौल पूरा बढ़िया रहेगा। देखो अब याद रखना कि अभी जो क्लास के अंदर मौजूद बच्चे हैं, मैं उनको एक ही बात कहना चाहूंगा कि भाई कंसिस्टेंट रहना बहुत मुश्किल है। आप आज आए हैं, हो सकता है आप कल ना आ पाए, परसों ना आ पाए, सोच लें कि रिकॉर्डेड देख लेंगे, लेकिन याद रखना अगर एक बार क्लास छूट गई तो फिर वो छुट्टी रह जाती है। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप रेगुलरली 4 बजे अपने काम को इस हिसाब से मैनेज करें कि 4 बजे आप यहां आ जाएं। उनसे आप एक दिन बाद में मिलने जा सकते हैं, लेकिन बात को समझिएगा, यह अंतिम मौका हो सकता है आपके लिए। बात करते हैं, देखो आर्टिकल 22 जो हमें देखने को मिलता है, सर ये निवारक प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट है। प्रिवेंशन डिटेंशन का मतलब क्या होता है? अरेस्टिंग, या अरेस्ट के बारे में बात करता है। दिस इज प्रिवेंशन डिटेंशन आपका एक्ट है। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, जीवन की संरक्षण 21 में आता है। राइट टू एजुकेशन 21A में आता है। प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी 21 में आता है। इंटरनेट चलाने का अधिकार वगैरह भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है दर्शक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में बंदीकरण और कैद का संरक्षण प्रदान करता है? प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अरेस्ट और डिटेंशन के मामले में, यानी आपको कोई अरेस्ट कर रहा है तो पूछ सकते हैं कि कारण क्या है, क्यों अरेस्ट कर रहे हो, अरेस्ट का रीजन आपसे पूछा जा सकता है। ये सब चीजें आपसे हो सकती है, अरेस्ट का रीजन बता दीजिए, ये सब चीज आपको देखने को मिलती है। तो हमें पता लगता है कि भाई सर सीधे तौर पर हमें पता लगेगा कि ऐसा आर्टिकल 22 में ही दिया गया अरेस्ट का रीजन। ठीक है, ओके। हम बात करते हैं अगला, भारत के संविधान में कौन सा कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण है। तो सर ये भी आपको 22 में देखने को मिलता है सीधे तौर पर। 47 में आपको क्या देखने को मिलेगा? बस 47 में हमें क्या देखने को मिलेगा बताइए। सर आर्टिकल 47 में हमें पता लगता है किसके बारे में? सर जी
स्वास्थ्य का राज्य सरकार के द्वारा, राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाना, स्वास्थ्य का संरक्षण करना, स्वास्थ्य का संरक्षण करना, राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य का संरक्षण करना, ठीक है, यानी कंजर्वेशन ऑफ हेल्थ बाय स्टेट गवर्नमेंट, हेल्थ बाय स्टेट। इसी में आपको शराबबंदी वगैरह देखने को मिलती है, इसी में आपको शराबबंदी वगैरह देखने को मिलती है, शराबबंदी वगैरह आपको इसी में देखने को मिलती है, शराबबंदी वगैरह आपको इसी में देखने को मिल जाती है, ठीक है, याद रखना। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, आर्टिकल 10 वही आपका नागरिकता का अधिकार। आगे बढ़ते हैं, चलिए जी, ये बढ़िया सवाल आपके सामने आया। सवाल क्या है, भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में असत्य है? धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में असत्य है, असत्य, रॉन्ग, असत्य। अब धर्म की स्वतंत्रता हमें कहां मिलती है? सिर्फ धर्म की स्वतंत्रता हमें मिलती है आर्टिकल 25 से लेकर 28 के बीच में, 25, 26, 27, 28 के बीच में देखने को मिलती है। तो इसका उल्लेख आर्टिकल 25 से लेकर 28 में किया गया है। क्या ये सही है? हाँ सर, ये तो ठीक है, 25 से 28 में इसका उल्लेख है। सर जूम कर दो थोड़ा, लो भाई, 25 से 28 में इसका उल्लेख है, तो ठीक है। यह धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है, मैनेजमेंट देता है रिलीजियस अफेयर्स का। हाँ सर, ये आर्टिकल 26 में लिखा है। ले भाई, सर यह उपासना करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान करता है, ठीक है, हाँ जी करता है। आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है कि आप चाहे तो व्रत कर सकते हैं, विचार रख सकते हैं, आपके धर्म के जो भी विचार हैं, बट इसमें उल्लेख है राज्य का अपना धर्म होता नहीं होता। सर इंडिया हैज अ सेक्युलर स्टेट्स, इंडिया का यूनियन भी सेक्युलर है, स्टेट्स भी सेक्युलर है, तो राज्य का भी अपना धर्म नहीं हो सकता। आगे बढ़िए, अगला सवाल है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद बलात् श्रम को प्रतिषिद्ध करता है? प्रोहिबिट फोर्स्ड लेबर को प्रतिषिद्ध करता है। इसको कई बार बच्चे गलत कर देते हैं, मतलब सवाल आसान है, गलत क्यों कर देते? पढ़ने की वजह से। कई बार ऐसा लगता है बलात् श्रम को पढ़ता हुआ देखकर, कई बार ऐसा लगता है बलात् श्रम को कई बार पढ़ता हुआ देखकर हमें पता लगता है कि ये फोर्स्ड लेबर है। बाल श्रम अलग चीज है भाई, बाल श्रम एक अलग चीज है, बाल श्रम एक अलग चीज है, उसको समझिएगा। जो बाल श्रम हमें देखने को मिलता है, बाल श्रम, चाइल्ड लेबर एक अलग चीज है, चाइल्ड लेबर एक अलग चीज है, जिसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। चाइल्ड लेबर इज अ डिफरेंट थिंग। चाइल्ड लेबर हमें कहां से पता लगती है चाइल्ड लेबर के बारे में? सर जी, चाइल्ड लेबर जो हमें देखने को मिलती है वो आर्टिकल 24 में है या आर्टिकल 24 में है। बलाश्रम आर्टिकल 23 में है, याद रखना। बलाश्रम आर्टिकल 23 में है, इसके बारे में आप सीधे तौर पर याद रखेंगे, इसके बारे में भी आप सीधे तौर पर याद रखेंगे, ठीक है, बिना परेशानी के, बिना परेशानी के आप इसके बारे में भी याद रखेंगे, ठीक है। चलो जी, आगे हम बात करते हैं यहां पर, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया आर्टिकल आपको देखने को मिलता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के द्वारा शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार निर्दिष्ट करता है? फटाफट बताओ। देखो, अगर हम बात करें, यहां पर आपसे कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के द्वारा शिक्षण संस्थान की स्थापना है और प्रशासन है। स्थापना और प्रशासन दो अलग अलग चीजें हैं, बट इसके अंतर्गत इसको एक साथ रखा जा सकता है। फटाफट बताओ। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट। हाँ देखो, अगर हम बात करते हैं, आपसे पूछा गया भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना प्रशासन इस चीज की बात करता है, तो हमें पता लगता है सर, अगर हम 29 के साथ जाएंगे तो ये कहता है अल्पसंख्यकों के द्वारा शिक्षा चलना, अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा, अल्पसंख्यकों के द्वारा शिक्षा चलाना, जैसे मदरसों में शिक्षा का चलना, जैसे मदरसास वगैरह में शिक्षा चलती है, तो वो, तो इसमें कहते हैं एजुकेशन मदरसास, एजुकेशन मदरसास, मदरसास, मदरसास में एजुकेशन होती है, उसकी बात की जा रही है। लेकिन अगर हम 30 की बात करेंगे, 30 के अंदर होता है प्रशासन चलाना और स्थापना करना, ठीक है, बहुत बढ़िया। नहीं बच्चे, 29 नहीं होगा इसमें, 30 होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 में कितने प्रकार की रिट दी गई है? टाइप ऑफ रिट्स के बारे में पूछा जा रहा है, फटाफट बताओ। सर रिट्स हमारी दी गई हैं 5 प्रकार की, 5 प्रकार की रिट्स आपकी दी गई हैं, 5 टाइप्स की रिट्स। अब 5 प्रकार की रिट्स की हम चर्चा कर लेते हैं। सर 5 प्रकार की रिट्स हमारी कौन सी देखने को मिल जाती हैं?
तो सर पांचों प्रकार की रिट्स की हम बात कर लेंगे, पांचों प्रकार की रिट्स की हम बात कर लेंगे, बात को समझिए। सबसे पहले क्यू वारंटो, क्यू वारंटो आपको देखने को मिलती है। सेकंड आपको देखने को मिलते हैं हीबस कॉर्पस, देखने को मिलते हैं हीबस कॉर्पस, देखने को मिलती है कॉर्पस, देखने को मिलती है क्यू वारंटो, हीबस कॉर्पस, सैरिटोरेरी, सैरिटोरेरी आपको देखने को मिलती है, ठीक है, सैरिटोरेरी देखने को मिलती है। प्रोहिबिशन है मैंडेमस, प्रोहिबिशन आपको देखने को मिलती है, और आपको देखने को मिलती है मैंडेमस, मैंडेमस आपको देखने को मिलती है, मैंडेमस आपको देखने को मिल जाती है। तो इसके बारे में आप चर्चा कर दीजिए फटाफट से, हिंदी में बता दीजिए। सर देखो अधिकार परीक्षा है, अधिकार परीक्षा आपको देखने को मिलती है, परीक्षा आपको देखने को मिलती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, प्रत्यक्षीकरण आपको देखने को मिलती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है। सैरिटोरेरी का मतलब हो जाएगा उत्प्रेषण, आपको देखने को मिलती है, उत्प्रेषण है। प्रोहिबिशन प्रतिषेध है बच्चे, प्रतिषेध है। और मैंडेमस की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगी परमादेश, परमादेश आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है, परमादेश आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगला सवाल, भारत संविधान का अनुच्छेद संवैधानिक उपचार से संबंधित है। देखो संवैधानिक उपचार से 32 से संबंधित है, जिसमें रेट्स आती हैं आपकी, ठीक है। तो सीधे तौर पर आपको याद रखना 32 से रिलेट करेगा, ठीक है, 32 से रिलेट करेगा, संवैधानिक उपचार यही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल आपको देखने को मिलेगा बहुत ही बेहतरीन, ठीक है, ये लीजिए, ये लीजिए, एकदम क्लासिक क्वेश्चन। अब बीपीएसपी के क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहे हैं तगड़े तरीके से, आप बताएं माहौल रुकना नहीं चाहिए। ये देख लीजिए, सवाल पूछा जा रहा है एक्स और वाई और एक रेस्टोरेंट में प्रबंधक के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समान कार्य के लिए असमान वेतन मिलता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद इस चीज से संबंधित होगा? डीपीएसपी के क्वेश्चन यहां से आए हैं, बताओ। तो डीपीएसपी जस्टिकेबल नहीं है, डीपीएसपी आर नॉन जस्टिकेबल, डीपीएसपी आर, ये कहां लिखा हुआ है? नॉन जस्टिकेबल, डीपीएसपी आर नॉन जस्टिकेबल, यानी जो भी हमारे डीपीएसपी होंगे वो गैर न्याय संगत होंगे। डीपीएसपी कैसे होंगे? गैर न्याय संगत होंगे। ये कहां लिखा हुआ है कि डीपीएसपी हमारे गैर न्याय संगत होंगे? ये कहां लिखा हुआ है? गैर न्याय संगत होंगे, ये कहां लिखा हुआ है? सर हमारे डीपीएसपी गैर न्याय संगत होंगे, ये कहां लिखा हुआ है? सर याद रखना डीपीएसपी गैर न्याय संगत होंगे, ये कहां लिखा हुआ? आर्टिकल 37 में लिखा हुआ है। लेकिन ये आसमान रेस्टोरेंट है, ये 39 का डी होता है, और करेक्ट आंसर होगा 39 का डी। 41 क्या होता है? विशेष वर्गों के लिए, जो विशेष वर्ग होते हैं उसके लिए वर्क, विशेष वर्ग के लिए रोजगार, विशेष वर्ग के लिए रोजगार, के लिए रोजगार होगा। और विशेष वर्ग कौन सा होता है सर जी? आपको पता लगता है जो भी ऐसा व्यक्ति है जो कि बेरोजगार है, बेरोजगार है, वृद्ध है, बेरोजगार है, वृद्ध है या विकलांग है, वृद्ध है या विकलांग है, उसके बारे में यहां पर बात की गई है। अच्छा इसके बाद सर 40वां कौन सा है? सर 40 नहीं पता क्या आपको? हाँ 40 में तो सर ग्राम पंचायत आता है। मैं ठीक है भाई, 40 में तो ग्राम पंचायत आता है, तो ग्राम पंचायत के बारे में याद रखना, ग्राम पंचायत के बारे में याद रखना। 38 के अंदर आता है सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय, सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय, सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय। सामाजिक है यानी सोशल, आर्थिक यानी इकोनॉमिक, या राजनीतिक न्याय, या राजनैतिक न्याय आपको देखने को मिल जाएगा, राजनीतिक न्याय आपको देखने को मिल जाएगा, काफी फेमस रहेगा, ठीक है, याद रखिए। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, बहुत बेहतरीन आर्टिकल आपको देखने को मिल रहा है, ये लीजिए, बढ़िया सा सवाल आपको देखने को मिल रहा है। सर पंचायत के बारे में पूछ रहा है, बता दो जी इसको। अच्छा 39 के पार्ट्स तो मैंने बताए नहीं आपको, हैं 39 के पार्ट्स बता देता हूं, वाह। तो 42 फीमेल से रिलेटेड है, 42 मेल से भी रिलेटेड है। 42 में लिखा गया उद्योगों में मजदूरों का प्रबंधन होगा, ये लिखा हुआ है। मानवीय दशा उपलब्ध करानी होंगी, आप किसी जबरदस्ती कार्य नहीं कराएंगे। उद्योगों में प्रबंधन 43A का कमाल है, बट उनका वहां पर संरक्षण होना चाहिए, ये 42 का कमाल है। देखो अगर इस सवाल की जब बात करूं ये तो 40 हो जाएगा, बट आपको ना 39 में भाग देखने को मिलते हैं। जैसे 39 का ए है, इसके अंदर बताया गया है कि जितना भी आपके समाज के अंदर उपस्थित आजीविका के साधन हैं वो राज्य को बेहतर करने हैं, आजीविका के साधन को बेहतर किया जाना 39 के ए में है। बी में क्या है 39 के बी में? अच्छा मुझे 39 के सी में बता दो, 39 के सी में आप मुझे बताओ, 39 का बी में बता देगा। 39 के बी में बताया गया कि सर किसी जो आपका सार्वजनिक वस्तुएं सबके लिए है, सार्वजनिक संसाधन सबके लिए, सार्वजनिक संसाधन सबके लिए है, संसाधन सबके लिए हैं, सबके लिए हैं, सबके लिए हैं,
सार्वजनिक संसाधन सबके लिए है। 39 का सी अब मुझे बता दीजिए, 39 का सी अब मुझे बता दीजिए, फटाफट बताइए 39 के सी में क्या है। तो जी 39 के सी में हमें पता लगता है, 39 के सी में हमें पता लगता है कि यहां पर लिखा हुआ है क्या भला, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी, धन के विकेंद्रीकरण को रोका जाना, धन के विकेंद्रीकरण को, धन के सकेंद्रीकरण को रोकना, सकेंद्रीकरण को रोकना, सकेंद्रीकरण को रोकना, प्रोहिबिशन ऑफ मनी सेंट्रलाइजेशन, ऐसा नहीं होने देना है कि सारा का सारा पैसा एक ही जगह पे आ जाएगा। जी हां, आगे हम बात करते हैं, आपसे पूछा गया डीपीएसपी के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त होने चाहिए। मैटरनिटी लीव जो मिलती है वुमेन को, वो कहां मिलती है? वुमेन को मैटरनिटी लीव जो मिलती है वो किसके तहत मिलती है? फटाफट हम बात करते हैं मैटरनिटी लीव के बारे में। तो मैटरनिटी लीव आपको कहां मिलती है, कैसे मिलती है, इसके बारे में चर्चा की गई है, फटाफट बताएं। मैटरनिटी लीव डिसेंट्रलाइजेशन, हाँ बाबू, मैटरनिटी लीव आपको कहां देखने को मिलती है? देखो अगर हम बात करें, बहुत आसान सवाल हो जाएगा मैटरनिटी लीव का। कैसे सर जी? मैटरनिटी लीव के बारे में याद रखना, 43 जो आर्टिकल है ना, 43 ये बात करता है सर उद्योगों में मजदूर, उद्योगों में मजदूरों की बात करता है, उद्योगों में मजदूर की बात करता है। ठीक है सर जी। बात करूं यहां 44 वाला जो देखने को मिलता है, 44 देखने को मिलता है सर यूनिफॉर्म सिविल कोड, 42 वाला जो देखने को मिलता है मैटरनिटी लीव है, 45 देखने को मिलता है शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार आपको देखने को मिलता है, शिक्षा के अधिकार से संबंधित आपको ये देखने को मिल जाता है, शिक्षा के अधिकार से संबंधित आपको देखने को मिल जाता है। फटाफट बताइए 43 बी के बारे में कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट 43 बी? आर्टिकल 43 के बी के बारे में कौन सा सही है, ये बताइए। 43 के बी के बारे में कौन सा सही है? आपसे पूछा जा रहा है कि 43 के बी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये बताइए। 43 के बी के बारे में, चलो जी 43 के बी के बारे में बात करते हैं। सर 43 के बी के बारे में अगर हम बात करें, यह सहकारी संगठन से संबंधित है, रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटी। जी हाँ, और ये 97 संशोधन में आया था, 97 संशोधन में आया था, और ये हुआ था 2011 में। ये भी आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेट करता है। डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इसमें करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो 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 आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं, ये रहे अगले आर्टिकल, ये रहा, बहुत बेहतरीन आर्टिकल है, बहुत बेहतरीन आर्टिकल आपके सामने है। करेक्ट आंसर इसका मुझे बताइए। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रचार से संबंधित है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से आपसे रिलेटेड है, वो किस प्रकार से रिलेटेड है? फटाफट बताइए। सब 43 भी एनटीपीसी में आया था। अरे बाबू वो आते हैं सवाल बाबू, ये इसलिए तो मैं करा रहा हूं। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करते हैं, आपको देखने को मिल जाएगा इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी 51 में, 47 में क्या है, वही शराबबंदी पर रोक, ये सब चीज 47 में आती है। 50 में क्या है सर? आपकी जो जुडिशियरी है, जो आपकी जुडिशियरी आपको देखने को मिल रही है, जुडिशियरी है वो बिल्कुल सेपरेट होगी किससे? एग्जीक्यूटिव से। जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव विल बी सेपरेट, विल बी सेपरेट, विल बी सेपरेटेड। ये बिल्कुल अलग अलग होगी, पृथक पृथक होगी, साथ नहीं होगी। आर्टिकल 50 में लिखा हुआ है। ठीक है, 49 में क्या लिखा हुआ है? ये है सर आपका, और आर्टिकल 49 में क्या लिखा हुआ है? जितनी भी आपकी संपत्ति होगी जो कि सरकारी संपत्ति है, उसकी सुरक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। सरकारी संपत्ति की सुरक्षा है, सरकारी संपत्ति की सुरक्षा, सरकारी संपत्ति की सुरक्षा की बात की गई है, सरकारी संपत्ति की सुरक्षा की बात की गई है, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़िए। अगर हम बात करें विच आर्टिकल, अच्छा सवाल है ये, सीएचएसएल का है बहरहाल, लेकिन आप इसको स्ट्राइक ऑफ कर लेंगे, ऐसे समझेंगे आप इसको, जैसे मैं बताऊंगा आप ऐसे समझना। बताइए सवाल क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के सभी अदालतों पर बाध्यकारी होंगे? यहां से अब आपके हार्ड क्वेश्चन आने शुरू होंगे मिसलेनियस में से। अब यहां से आपके हार्ड क्वेश्चन आने शुरू होंगे मिसलेनियस में से। फटाफट बताओ, हार्ड क्वेश्चनों को भी उसी लेवल पे करेंगे। जब तक आप इस क्लास के अंदर मौजूद हैं, ये आप भूल जाइए कि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी होगी, नहीं, हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है। सीधे तौर पर हम बात करते हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि फटाफट आपको बताना है सर जी कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र की सभी अदालतों पर बाध्यकारी है। तो लिखा हुआ है 141 में।
सुप्रीमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है, 141 करेक्ट आंसर इसका होगा। अगर हम 140 की बात करें, 140 आपको कहां देखने को मिलता है सर जी? 140 हमें बताता है ऑक्सिलरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये बताता है ऑक्सिलरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑक्सिलरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑक्सिलरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सहायक शक्तियां ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की जो सहायक शक्ति है उनके बारे में जिक्र किया गया, सहायक शक्ति, सुप्रीम कोर्ट की सहायक शक्तियों का जिक्र यहां पर किया गया है। नेक्स्ट अगला सवाल आपके सामने है, आर्टिकल 143 की बात कर रहा है। आर्टिकल 143 किससे रिलेट करता है? सिर्फ सीधे तौर पर यह बात की गई है, आर्टिकल 143 किससे रिलेट करता है? बताइए, आर्टिकल 143 किससे रिलेट करता है? फटाफट बताओ, आर्टिकल 143 किससे रिलेट करता है? सर आर्टिकल 143 इज सो सिंपल, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। नो सर, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट 143 में है, यही तो पूछा है, याद रखिएगा। उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों की वृद्धि करने की राष्ट्रपति की शक्ति नहीं, उच्च न्यायालय के कुछ मामलों में उच्चतम न्यायालय के स्थानांतरित करने की राष्ट्रपति की शक्ति नहीं, नो। सीधे तौर पर हमें पता लगता है कि करेक्ट आंसर होगा सर इसमें बी, 143। ये लीजिए, एक और सवाल आपसे पूछा जा रहा है, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में था, ये सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में था 2020 में, तो मैंने इसको यहां पर भी मर्जर कर दिया है, इंपोर्टेंट आर्टिकल का क्वेश्चन था तो यहां पे भी मर्जर कर दिया है। तो संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्रीय संसद के पास केंद्र सूची में दिए गए विषय पर कानून बनाने का एक विशेष अधिकार क्षेत्र है? राज्य विधानमंडल को राज्य सूची में दिए गए विषय पर कानून बनाने की विशेष शक्तियां प्राप्त है। ये कहां पर लिखा हुआ है? फटाफट बताइए। मतलब जो स्टेट लिस्ट के टॉपिक है उस पर स्टेट कानून बनाएगा, जो सेंट्रल लिस्ट के टॉपिक है उस पर सेंटर कानून बनाएगा। सर ये लिखा हुआ है 246 में, 246 में लिखा हुआ है, 123 में आपको देखने को मिलता है ऑर्डिनेंस ऑफ प्रेसिडेंट, 352 में आपको देखने को मिलता है नेशनल इमरजेंसी, और 243 में आपको देखने को मिलता है जितनी भी हमारी पंचायत हैं उसके बारे में। पंचायत है बाबू 243 में, तो पंचायत से अपनी, पंचायत से अपनी, ठीक है, याद रखना। चलिए, तो इसके बाद ये है आपकी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन जिसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। चलिए देख लूं, नॉर्मल होना चाहिए वरना आप आंसर। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अपने द्वारा बनाए गए कानूनों को बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त अदालतें स्थापित करने का निर्णय लेने का अधिकार देता है? मैं बता देता हूं, थोड़ा आपको हो सकता है आपसे थोड़ा इशू हो जाए। 246 में बताया गया है बच्चे, पावर डिवीजन, शक्ति का विभाजन है, पावर डिवीजन है, इसमें पावर डिवीजन आपको देखने को मिल जाता है, शक्ति का विभाजन। 253 में आपको देखने को मिल जाता है सर इंटरनेशनल कानूनों के बारे में, 253 इंटरनेशनल लॉज के बारे में, 253 है इंटरनेशनल लॉज के बारे में, कानूनों के बारे में। 248 में है रेजिडुअल पावर्स, रेजिडुअल पावर जितनी भी होंगी, रेजिडुअल पावर यानी अवशिष्ट शक्ति जो होंगी, अवशिष्ट शक्ति, अवशिष्ट शक्ति कहां पर होंगी सर? अवशिष्ट शक्ति केंद्र में होंगी। अवशेष शक्ति कहां होंगी सर? केंद्र में अवशेष शक्ति आपको देखने को मिल जाएंगी, केंद्र में अवशेष शक्तियां आपको देखने को मिल जाएंगी। और 247 की बात करूं तो यहां हमें पता लगेगा, जी हां, इसमें अतिरिक्त अदालतें स्थापित करने की बात कही गई है। डी इज द आंसर, नॉट सी। डी इज द आंसर, नॉट सी। इसके बाद हम बात करते हैं आपके लिए बहुत बेहतरीन सा सवाल एक छोड़ के जाते हैं ताकि आप आसानी से आंसर कर पाए, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये सवाल मैं क्लास में 70 बार करा चुका हूं कम से कम। जीएसटी काउंसिल आपको कहां देखने को मिलती है? अच्छा, अब यहां से आगे क्या होगा कि आज जो क्वेश्चंस आपके रहे, शुरुआत में काफी हल्के हल्के क्वेश्चंस रहे, यहां से हैवी क्वेश्चंस आने शुरू हुए अच्छे अच्छे। तो ये जितने भी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, आर्टिकल्स के रिलेटेड है, प्लस कुछ नए क्वेश्चंस हैं, उनको हम कल की क्लास में करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको बढ़िया लगा है तो भाई इसके अंतर्गत एक आप कमेंट जरूर करेंगे, सर पार्ट 2 लेकर आया जाए। अगर आप पार्ट 2 लेकर लिखेंगे ना कमेंट के नीचे, तो 2 पार्टों के अंदर इंपोर्टेंट आर्टिकल्स को हम खत्म कर देंगे, तबाह कर देंगे पूरे आर्टिकल्स को। तो अगली क्लास के अंदर सिर्फ इंपोर्टेंट अच्छे हैवी क्वेश्चंस कराए जाएंगे, एक भी लल्लू सवाल नहीं होगा। मेरी ऐप के ऊपर क्लास है, इसलिए मुझे क्लास थोड़ी रोकनी पड़ेगी, मैं भूल गया था मेरी ऐप पे क्लास है 5 बजे से 5:12 हो रही है, ठीक है। तो मैंने वो उस क्लास को हल्का सा डिले करा लिया था फिर इसी वजह से। तो बाकी भाई बताइएगा, ठीक है। पार्ट 2 जरूर लिख के जाना, हर एक बच्चे को पार्ट 2 इस वीडियो के नीचे जरूर लिखना है और लिख देना सर 30 दिन आपको यहीं रहना, 30 के 30 दिन आपको यहां रहना है, और 30 के 30 दिन के बाद देखना क्या भौकाल, क्या मचांड मचेगा, ठीक है। पार्ट 2 यहां मत लिखो, वीडियो जब एंड हो जाए तो उसके नीचे लिखना कैसी लगी वो और बताना, ठीक है, ध्यान से, पक्का। ये मतलब आप समझो दिल की बात है एकदम, तो बताना जरूर, ठीक है। कल जो क्लास होगी वो इंपोर्टेंट आर्टिकल्स की होगी, हटो बचो क्लास इधर उधर कर देंगे। शाम को इंपोर्टेंट फेस्टिवल्स की क्लास है 8 बजे, उस क्लास को जरूर लाइक कर देना और क्लास में आते ही कहना आलिए रे आलिए,
भग मत जाइए। ठीक है, कल मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।